सर देखें, अब अगर मैं कहूँ, मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लग तो यही रहा है कि और बहुत सारी कुव्वतें हैं जो पस पर्दा ये सारा सिस्टम चला रही हैं। तो हम जब मुखातिब होते हैं, उन्हीं से मुखातिब होते हैं कि उनको चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को मेहरबानी करके सही सुमत पे लेके जाए। एक अभी दूसरी बात जो अभी मैं बजट के हवाले से करना चाहता हूँ कि जो नून लीग की हुकूमत है, मैं आज अपने एक दोस्त के, मोहतरम दोस्त के, वो लफ्ज़ दोबारा दोहराना चाहता हूँ जिसने असम्बली के अंदर खड़े होके हमारे एक नेशनल असम्बली के मेंबर ने कहा कि हमने वो जो तकरीर कर रहा था, मेरे ख्याल में असलम भूतानी साहब थे मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा कि हमें एहसास था, हमने मदद की थी नून लीग की कि 12 साल जो इनके साथ हुआ है, इनमें कोई चेंज आया होगा, इनमें कोई फ़र्क आया होगा इनके रवैयों में। मगर मैं दोबारा ये लफ्ज़ दोहराने के मजबूर हूँ कि नून लीग में कोई भी चेंज नहीं आया है। आज भी मुस्लिम लीग के वज़रा, उनका रवैया बिल्कुल सियासत से हट के, ना वो सियासी लोग हैं, ना उनको सियासत आती है, ना इन 12 साल के जो इन पे गुजरे हैं उनमें कोई इन पे फ़र्क आया है। सबसे बड़ी बात जो कल चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि यहाँ से जो भी फेडरल के हमारे प्रोजेक्ट्स जाते हैं उनको 10-10 साल से, मैं एक मिसाल देता हूँ, सुकले जी डैम की 10 साल से अप्रूव है, 12 करोड़ उसके सर्वे पे हो चुका है। इनिशियली 27,000 एकड़ ज़मीन उससे आबाद होगी, उसके लिए एलोकेशन नहीं होती है। यहाँ तक कि हमारे बलूचिस्तान के जो MNAs हैं वो खुद कहते हैं, हम तो दूर के MPAs हैं, वो कहते हैं हम जाते हैं तो हमसे न बात करने के लिए उनके वजीर ख़जाना, ना वो प्लानिंग के जो उनके वो मिनिस्टर हैं, वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान तो लगता है जैसे कॉलोनी है। और ख़ास तौर हमारे पंजाब के जो मिनिस्टर्स आते हैं, और मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इमरान खान ने कहा कि यार मैं यहाँ आता हूँ तो 2-2 गोलियाँ में डिस्प्रिन मुझे खानी पड़ती हैं। और है क्या बलूचिस्तान? आपके MNA तो फैसलाबाद से भी कम है। तो उनकी नज़र में बलूचिस्तान की अहमियत फैसलाबाद के बराबर है। अगर ये बात है तो फिर बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान की सियासी जमातों को, बलूचिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि हमारा रोल क्या होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बदकिस्मती से हम बलोच अपनी सरजमीन के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी पार्टी की जीत, हमें अपने MNAs MPAs के लिए कंप्रोमाइज़ हमारे लीडर्स करते हैं। वो बलूचिस्तान की धरती और बलूचिस्तान के लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। अब वक्त आया कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की सियासी जमातें मिल के एक ऐसा इत्तेहाद बनाएं जो बलूचिस्तान के सरजमीन, साहिल और वसाइल का दिफा कर सके। अगर ये लोग एक एक करके मुंतखब होकर वहाँ गए तो अपने ज़ाती मुफादात के लिए, अपने हल्के के लिए उनको कंप्रोमाइज़ करते हैं, इसलिए बलूचिस्तान के हकूक़ कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर कैसे देखते हैं आप? अभी भी PTI में है या नाराज़गी अलाजी अख्तियार कर लिया? अच्छा जनाब, मैं उसका तफसीली आपको जवाब देता हूँ। जैसे कि आपके इल्म में, मैं पता नहीं किस वजूहात पे खान साहब ने मुझे अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाया था, वाटर, पावर, पेट्रोलियम, मगर 4 साल तक जब तक खान साहब रहे
सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक मीटिंग थी बलूचिस्तान में, उसमें मुझे बुलाया गया, उसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं था। यहाँ तक कि पूरे इन 4 साल में मुझे ऑफिस तक अलॉट नहीं की गई। प्रिविलेजेस तो अपनी जगह पे हैं। बैठने के लिए पूरे इस्लामाबाद में खान साहब के पास कोई एक कमरा नहीं था जो मुझे दिया जाता। और आपको शायद इल्म है, उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर, पावर के अंदर, मैंने 2 दफ़ा उनकी जो इनायत थी, मुझे जो उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट बनाया था, 2 दफ़ा मेरे पास प्रूफ हैं। और उस वक्त का मीडिया भी उसका वो है कि मैंने उस वक्त भी खान साहब को जाके रिज़ाइन दी थी कि मैं आपके ये जो आपने मेरे साथ इनायत की है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मुफादात लेने के लिए नहीं, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है वहाँ पे, तो मैं आपके इन पॉलिसीज़ के साथ चल नहीं सकता हूँ। खान साहब ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की मेरे साथ। मैं यहाँ पार्लियामानी लीडर था और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उनके पास पूरा एक लॉ डिपार्टमेंट था। उन्होंने डायरेक्ट ख़त लिखा स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को कि इनको पार्लियामानी लीडरशिप से सरदार हिंद को हटाया जाए, जो ना उनका इख्तियार था और ना वो कर सकते थे। ये इख्तियार मुंतखब MPs का था। तो खान साहब की हमारे साथ बहुत शफकत थी, बहुत मोहब्बत थी, इसलिए हमने तो उस वक्त भी उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है कि हाँ, हम खामोश साइलेंट PTI के मेंबर हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैंने ज्वाइन की थी तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। तो अब हम बैठ के गौर कर रहे हैं कि आया हमें मुस्तकबिल में, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि PTI बलूचिस्तान जो हमारे हम ख्याल दोस्त हैं, हम मिल के बहुत जल्दी कोई फ़ैसला करेंगे। अच्छा सरदार साहब, यहाँ मुस्तकबिल का तो मैं नहीं कह सकता, पीपल्स पार्टी का चंद, हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा मुस्तकबिल मैं ये नहीं कह सकता कि एक ऑप्शन हो सकता है, मगर 100% आपसे मैं नहीं कह सकता कि मेरा कोई पीपल्स पार्टी की तरफ शायद। अच्छा सरदार साहब, आपने जिन वाक़यात का जिक्र किया, ऐसे लग रहा है कि आपको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी मुखालिफिन हैं वो भी ऐसे जो है दावे करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे कि वहाँ पर जो बिल्डोज़ किया गया मेहरगढ़ की जो है वहाँ पर जो घरों को बिल्डोज़ किया गया, तो वो भी कहते हैं जब सियासी कुव्वतें दोनों तरफ से जहाँ पर मजबूत होती हैं तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगाते हैं कि दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ भी बहुत से ऐसे जो है इल्ज़ाम हैं। देखें जनाब, मेरे ख्याल में आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये आपसे सवाल लिखवाया गया होगा, करवाया गया होगा। जब जिस मेहरगढ़ का आप हवाला दे रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ कितने 10-11 कत्ल हुए थे और उसके बाद ये वाक़या हुआ। हमारे उस वाक़े के अलावा 9 कत्ल हुए, FIR तक नहीं कटी उस दौर में। ये कबायली जंग है, एक्शन का रिएक्शन आता है वहाँ पे। यही कुछ उन्होंने किया था। अगर लोगों ने रिएक्शन में उनको वहाँ, क्योंकि उनका एक गांव है जो मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं प्रेस को दावत देता हूँ, अगर गवर्नमेंट के अभी इस वक्त मेरे साथ चल के मैं आपको दिखाऊं कि पूरे इलाके के इश्तारी और कातिल आज भी मेहरगढ़ में पनाह लिए हुए हैं। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। आप आएँ, बाकायदा मेरा इंटरव्यू करें, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब, आसिफ अली जरदारी से 3-4 मुलाकातें हुई, काफ़ी जो मुलाकात हुई तो खुशगवार मूड में आप दोनों नज़र आए। क्या कोई उन्होंने दावत बाकायदा दी है पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से? देखिए, मैंने शायद पहले भी कई दफ़ा कहा है कि आसिफ जरदारी और मैं बचपन से हमारा ताल्लुक़ है। उनके वालिद का मेरे वालिद के साथ ताल्लुक़ है और फिर हम नेबर्स हैं वहाँ पे नवाज शाह में। जस्ट नेबर तो नहीं है कि दीवार को कहते हैं शराकत, मगर एक ही तहसील के अंदर उधर ही सराउंडिंग में हमारी ज़मीनें आपस में एक दूसरे के साथ शराकत दारी है।
फिर उसका कबीला है और मेरा कबीला है। तो आसिफ साहब की मेहरबानी कि वो ज़िक्र खैर करते रहते हैं, मगर शायद पावर की अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं या उनकी चीज़ें होती हैं। आसिफ साहब के पास इस वक्त शायद ऑप्शन बहुत हैं। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, इंशाल्लाह ज़रूर मैं उनसे बैठूंगा, उनसे बात करूंगा। इस वक्त मैं समझता हूँ उनको शायद इतनी रश, वो बड़ा मशहूर है फ़ेरोज़ ख़ान की कोच, फ़ेरोज़ ख़ान की कोच तैयार खड़ी है, काफ़ी लोग उसमें चले गए, कुछ चले जाएंगे। जब ये सैलाब थम जाएगा तो फिर बैठ के हम कोई फैसला करेंगे। सर, सैलाब का जिक्र किया, कोयटा से आपके घर तक का जो रास्ता है, आपके इलाके तक का, बड़ा डिस्टर्ब है। क्या कहेंगे, लोगों को बड़ी तकलीफ है, इस हवाले से कोई आपने हुकूमत से कोई बात की हो? साल से ऊपर हो गया है। देखिए, एक पत्थर, एक घंटा बिल्डोज़र का वहाँ नहीं लगाया गया, 1 रुपया नहीं लगाया गया। सबसे पहला सैलाब बोलान में आया पाकिस्तान में, सबसे बड़ी तबाही वहीं हुई। मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट, अभी भी मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सुकलेजी डैम पिछले 10 साल से डिले हो रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्पेशली रिक्वेस्ट करें मरकज़ से, क्योंकि उसकी वजह से, बोलान डैम की वजह से और मूला की, ये 3 मेन रिवर्स हैं जो कच्ची प्लेन्स के अंदर जाती हैं, जिनकी वजह से नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान, जलमक्सी, फिर वहाँ कंवर, शहदादकोट और जाके ये मंशूर लेक में जाके पानी गिरता है। अगर हम इनको सेव कर लें तो इस मुल्क के तो नहीं, कम से कम बलूचिस्तान का गंदम का मसला हल हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कच्ची केनाल क्यों नहीं बन रही है? इसका प्रोजेक्ट उस वक्त 55 में शायद अयूब खान के वक्त में अप्रूव हुआ है। उसके फिगर से ज़रा मुझे कच्ची केनाल के ज़रा मुझे फिगर दे। थैंक यू जी। सर, कच्ची केनाल से, कच्ची प्लेन के अंदर जो कच्ची केनाल आनी है, अच्छा फिर ये मैं बता दूं, उसके चंद हज़ार एकड़ ज़मीन जो कोई 50-60 हज़ार के करीब है, देरा बुक्टी के अलावा बिल्कुल 100% प्लेन है। और दुनिया का ये एक बहुत बड़ा प्लेन है, दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, एशिया के अंदर नहीं, ये दुनिया के बहुत बड़े जो चंद प्लेन्स हैं उसमें कच्ची भी शामिल है। उसमें अगर कच्ची केनाल जो पिछले 50 साल से बदकिस्मती से नहीं बन रही है, इस मुल्क में 9 लाख एकड़ ज़मीन आबाद होगी। और जनरल मुशर्रफ बार बार ये कहता रहा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कि कच्ची केनाल सिर्फ बलूचिस्तान की और कच्ची के लोगों की या उसे मुंसलिक 3 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से वो आना है, उनकी किस्मत बदलेगी, बशर्ते कि पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, क्योंकि ये कॉटन एरिया है। अगर कच्ची केनाल के अंदर एवरेज भी कॉटन की प्रोडक्शन हो, 2 करोड़ 25 लाख मन कॉटन पैदा हो सकती है, जिससे यान पैदा होगा। फिर उससे आपका यहाँ पे कॉटन, ये जो गारमेंट्स हैं और कपड़े हैं, पूरे पाकिस्तान को रोज़गार मिलेगा। फैसलाबाद से लेके पूरे पंजाब की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, अभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन। आप यकीन करें कि इस मुल्क की किस्मत चेंज हो सकती है कच्ची केनाल के लिए, मगर यहाँ पे उधर रिंग रोड लाहौर में बनना बहुत ज़रूरी है, पंजाब के मोटरवे बनने बहुत ज़रूरी हैं, KPK में हमारे से 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट आती है 1 एकड़ को आबाद करने पे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बलूचिस्तान है, इसलिए यहाँ अगर जिससे पूरे मुल्क की तकदीर चेंज हो सकती है, वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाए। आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि अगर कच्ची केनाल को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अगर कच्ची केनाल मुकम्मल
हो जाती है तो आरसा के मुताबिक दीगर 3 सूबों को हमारा वाटर राइट्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इस वजह से ये डिले किया जाता है प्रोजेक्ट। अगर इसी लिहाज से आप देख लें तो तकरीबन 4.25 करोड़ मन वीट प्रोडक्ट्स होगी, वीट की प्रोडक्शन होगी। हम हर साल 10 तकरीबन कितने इंपोर्ट करते हैं, 1 लाख टन खरीदते हैं ना। हर साल हम पास्को से 1 लाख टन गंदम खरीदते हैं, उसके मुकाबले में हम 100 गुना ज़्यादा गंदम हम अपनी पैदा कर सकते हैं। आप हिसाब लगाएं कि 9 लाख एकड़ एवरेज अगर 20 मन भी हमारी उतरे तो कितना बनता है कोई किसी के पास कैलकुलेट करें। 9 लाख एकड़ अगर ज़मीन आबाद हो और कम से कम एवरेज 20 मन भी उतरे तो कितना बनता है? 3 करोड़ 7 लाख मन। हम खुद तो अपने खुद कफील हो सकते हैं, मगर मुल्क में जो इस वक्त कमी है गंदम की वो भी पूरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, दोबारा मैं मरकज़ को कहूँगा कि जिस तरह बलूचिस्तान के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस बजट में नज़रअंदाज ना किया जाए। और उसके बाद मैं फिर आप सबका, दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।